नमस्कार दोस्तों, एक अद्भुत किताब है हर बारिश में। मैं इसके कुछ हिस्से आपको पढ़कर सुना चुकी हूँ अपनी विस्तृत टिप्पणी और व्याख्या के साथ। निर्मल जी के साथ के अपने कुछ जुड़ाव को याद करते हुए उनकी सांस्कृतिक दृष्टि पर विस्तार से बात करते हुए, जो कि बेहद उदार है। और ये कहना ही शायद ये फ्रेज़ ही शायद अपने आप में क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो खुद इस तरह की सांस्कृतिक जड़ता जिसमें कोई एक दृष्टि ही व्यक्ति की दृष्टि हो जाती है, उसको क्वेश्चन करते हैं। ये किताब इसलिए बहुत क्रांतिकारी है, इसकी भूमिका भी मैंने पढ़ी है कि वो खुद कहते हैं कि विधाओं के साथ का कुछ घालमेल है, पता नहीं रिपोर्टाज हैं या स्मृतियाँ हैं, संस्मरण हैं, जो भी है, लेकिन बहुत कुछ है इनमें। सबसे ज़्यादा उनकी दृष्टि, जो कि बाज नहीं आती, डरती नहीं, खौफ नहीं खाती, परहेज़ नहीं करती किसी भी ज़रूरी बात को कहने से, चाहे वो यूरोपीय सांस्कृतिक कट्टरपन हो जो उनके सामने आया, या फिर मार्क्सवाद की सीमाएं हों, या फिर पूंजीवादी पश्चिम ब्लॉक का पूंजीवाद हो, मतलब उसके एक्सेसेस हो, उसका जिसको हम बिहारी में कहेंगे अतईपन हो, उसकी अतिक्रमण करने की ताकत हो, इस तरह से बाज़ार को बना देने के। लेकिन वो बाज़ार की हिमायत करते हैं बार बार कि शेक्सपियर अगर रूस में या पूर्वी ब्लॉक में, है ना, यूरोप तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो हिस्सों में बटा हुआ था, बर्लिन की वॉल से इतर के बाकी क्षेत्र भी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया का तो खैर विभाजन ही हो गया, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी ब्लॉक और जो पूर्वी ब्लॉक है जहाँ नियंत्रण है, वहाँ अगर सबसे प्रसिद्ध शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल, तो निर्मल जी ने बड़ी अच्छी बात ये कही कि उस बाज़ार को ये खोल कर देखना होगा कि वहाँ पर लोलिता जैसे उपन्यासों के आने के बाद भी क्या शेक्सपियर सबसे ज़्यादा पॉपुलर और पसंदीदा है ना, और क्या। तो इस तरह की बहुत सी बातें, बहुत समृद्ध करने वाली टेम्स नदी की चर्चा, क्योंकि ऐसा नहीं है, जब मैं पहली बार बफलो पहुंची थी तो मैं उस वक्त फॉल कलर्स थे और मैं एक छोटे से एलिकट क्रीक को देखकर दीवानी हो रही थी, और वो लोग कह रहे थे कि फिर तुम बड़ी नदियाँ देखोगी तो क्या होगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि दोनों तरफ से पेड़ों से घिरे हुए एक पतले से क्रीक का जो सौंदर्य है, जहाँ मैं चलकर अपने घर से पहुँच जाती थी, और जिसके लिए मैंने वो कविता लिखी, हम नदी देखेंगे, और जो मेरे आगामी निराक्षर संग्रह में है, उसकी तुलना अपने देश की नदियों से करते हुए, वहाँ हर कहीं नदी, इस हद तक उन्होंने बचाया है पर्यावरण को। इंग्लैंड में भी बेहतर स्थिति है, हालांकि बेहतर हो सकती है उससे, और यही वो कह रहे हैं कम से कम टेम्स वगैरह की, वहाँ भी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ। और मैं टेम्स पर ही क्यों वो करूँ, शायद इसलिए क्योंकि वो लंदन के बारे है। ये दोस्तों, अभी तेजेंद्र शर्मा जी का एक नया अद्भुत कविता संग्रह आया है टेम्स के तट से, जिसको पढ़ने को मैं भी बेताब हूँ। तो ये उनकी कविता पुस्तक पर टिप्पणी नहीं है, वो भी लंदन की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ बताते रहते हैं, उनकी अपनी दृष्टि है। और ये कविताएं तो मैंने अभी पढ़ी भी नहीं, उसमें गज़लें भी हैं, तो उनका अपना नज़रिया है टेम्स को देखने का, वो एक अलग बात है। चूँकि वो अभी चर्चा में है, फ़ौरन आई है उसी प्रकाशन से जिससे मेरी आगामी कविता पुस्तक आ रही है, तो इसलिए मेरे ज़हन में वो बात आई। और प्रवासी साहित्य में एक दूसरे की तुलना करना भी अच्छा है, तो ये कहने की हिम्मत जुटा पाना कि वहाँ पर भी काफ़ी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, चाहे वो टेम्स हो या पूर्वी ब्लॉक्स की जो सीमाएं हैं, उनके मज़दूरों की जो स्वार्थपरक दृष्टि है, उस पर टिप्पणी करते हुए। और मैंने कहानी पर बात शुरू की थी और अधूरी छोड़ी थी, थिएटर के साथ साथ उसको कभी और कहूँगी। आज मैं सीधा एक चैप्टर इसलिए पढ़ना चाहती हूँ, प्राग एक स्वप्न, क्योंकि कोरोना ने हद कर दिया। और तीसरी बार मुझे सर्दी के साथ फ्लू सिम्टम्स है, तो अगर मैं बीच में छींकूँ खांसूँ तो माफ़ करेंगे।
जब आधी रात को पत्रकारों की क्लब उजाड़ हो जाती है, लेकिन मैं सपना देखना चाहती हूँ निकल जाने का जल्दी, मुझे जाना था यूरोप और वो पेंडिंग है, तो आप दुआ करें। इस चैप्टर का शीर्षक है प्राग एक स्वप्न। जब आधी रात को पत्रकारों की क्लब उजाड़ हो जाती है और आखिरी एडिशन की खबरें भेजी जा चुकी होती हैं, तब भी गलियारे के कोने में एक महिला, काफ़ी बूढ़ी चेक महिला, शराब के गिलास के आगे खामोश बैठी रहती है। उन्होंने बहुत कुछ देखा भोगा है। पति स्पेन के गृह युद्ध में मारे गए थे, तब से एक शरणार्थी पत्रकार की हैसियत से प्राग में रहती है। कोई भी उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देता। यूँ भी इन दिनों खबरों, खतरों और अफवाहों के शहर में एक जगह ध्यान टिकना मुश्किल है। एक बूढ़ी पियक्कड़ महिला पर तो टिकना और। तो अब हम प्राग के प्रेस क्लब और उसके बाशिंदों की बात कर रहे हैं स्पेन के गृह युद्ध के बाद। और ये इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक देश को हम उसके अपने बाशिंदों से समझते हैं और उससे भी ज़्यादा उसके एक्सपैट्रियट्स, है ना, मतलब उसके जो उसमें रहने वाले जो फॉरेनर्स, मैंने कहा कि जो जैसा है, वे लकड़ी टेकती हुई घर लौटती हैं, मैं भी लौटता हूँ। पुराने टाउन स्क्वायर तक हमारा रास्ता एक ही रहता है। शहर के सन्नाटे में उनकी लाठी की टक टक जैसी उन्नीदी तपी सड़क की ही धड़कन। चलते हुए लगता है मानो यूरोप का अंधेरा धीरे धीरे सिमटता हुआ यहीं इस स्क्वायर के बीच जमा होता गया। बीच में, जहाँ यूरोप का हृदय है, एक अवसन्न स्तब्ध नगर प्राग। शहर की अपनी छत है, शहर की अपनी छत है, जुलाई रात का चमकीला हरा गुंबद और उस पर उठी हुई गिरजों की मीनार। मुझे लगता है कि निर्मल जी की भाषा अद्भुत है। जब हवा चलती है, शाम के अखबार उड़ने लगते हैं। ऐसा ही एक अखबार लैंप पोस्ट के नीचे उल्टे घायल कबूतर की तरह फड़फड़ाता है, फिर असहाय सा होकर खंबे के इर्द गिर्द लिपट जाता है। बासी सुर्खियाँ जो कभी ताज़ी रही होंगी, जब मरी हुई अफवाह की तरह मुझे घूरती हैं, मैं वही दोबारा पढ़ता हूँ जो कुछ घंटे पहले इतनी उत्सुकता से निगल गया। चियर्ना की मीटिंग के बारे में जो अब भी जारी है, लेकिन जिसको कोई खबर नहीं, जो अब भी जारी है और जिस पर लाखों लोगों की आंखें टिकी हैं। सिर्फ एक कोने में छपा समाचार अब भी याद रह गया है। पिछली रात को चियर्ना के प्लेटफॉर्म पर स्टेशन मास्टर को अचानक एक व्यक्ति दिखाई दिया था। रात के 3 बजे का समय रहा होगा। चियर्ना एक छोटा सा नगर भी नहीं, चेकोस्लोवाकिया और रूस की सीमा पर एक उजाड़ कस्बाती नगर, उजड़े नगर का वीरान प्लेटफॉर्म। बूढ़ा स्टेशन मास्टर कुछ देर तक संशय में खड़ा रहा। अंधेरे में आदमी को पहचानना मुश्किल था, किंतु यह देखा जा सकता था कि उसकी आंखें एक टक वहाँ जमी थीं जहाँ सोवियत सीमाएं शुरू होती थीं। वह कई मिनटों तक उस पर चुपचाप उस एक दिशा में देखता रहा। जब उसने मुंह मोड़ा तो स्टेशन मास्टर की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। आधी रात की इस घड़ी में सूने प्लेटफॉर्म पर कोई और नहीं, खुद डुबचेक खड़े थे। डुबचेक एक नाम, एक लॉ, जिसके सहारे आज हर चेक और स्लोवाक अंधेरे में रास्ता टटोल रहा है। क्या उस रात चियर्ना के प्लेटफॉर्म पर उस व्यक्ति ने कभी सोचा होगा कि सिर्फ कुछ दिनों बाद मुंह अंधेरे में अपनी समस्त प्रतिज्ञाओं को रौंदते हुए
सीमा पार का देश अपने टैंकों से उनके देश को घेर लेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था? वे लकड़ी देखती हुई चलती हैं। उस रात वे बेंच पर बैठ गईं। जुलाई के नर्म अंधेरे में दिन चर्च की छाया के आगे मुझे भी उन्होंने बैठ जाने के लिए कहा। वे मुझे पत्रकार ही समझती हैं। इन दिनों यह गर्व की चीज़ है मुझ में और अनेक देशों के पत्रकारों में जो इन दिनों में प्राग में जमा है। अगर कोई अंतर है तो सिर्फ इतना ही कि मैं अभी तक प्राग की नियति को किसी एक स्टोरी में नहीं घटा पाया। एग्जैक्टली मेरे सुपरवाइज़र, मैं अभी वॉरेन नेल्सन, डॉक्टर वॉरेन नेल्सन जो मेरे हिस्ट्री में सुपरवाइज़र थे, वो हर इतिहास की किताब के बारे में ऑन अ वीज़ा अवेटिंग स्टेटस कहते थे। और दोस्तों, जब मैं ये किस्सा सुना रही हूँ तो मैं ये कन्फेशन कर दूं कि अभी पाखी के पुरस्कारों का लाइव देखते हुए मुझे पहली बार B.R. अम्बेडकर की उस किताब का पता चला जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा, है ना। तो कोई बात नहीं, हम हर कुछ से परिचित नहीं होते, सीखने का ही समय है। मैं उस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, लेकिन और इस तरह को पढ़ के उसके हिस्से सुनाए अपनी टिप्पणी के साथ तो मुझे बहुत खुशी होगी। अभी ये भी पता चला कि जिन्होंने पाखी का अनुवाद पुरस्कार जीता है, सविता पाठक जी, जो GU में इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, उन्होंने अनुवाद उसका किया है और कभी आशा है कि बातें होंगी। लेकिन कहना मैं ये चाहती हूँ कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा स्टेटस पर, जबकि मेरा अनफॉर्चुनेटली केवल पासपोर्ट एक्सपायर कर रहा था, 2 हफ्ते में रिन्यू होकर कॉन्सुलेट से वैंकूवर के आ गया, कनाडा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की पढ़ाई करते, और उन्होंने स्टडी परमिट के रिन्यूअल में ये तिकड़म लगाकर मेरा रिन्यू ही नहीं होने दिया 2 साल तक। अंत में मैंने स्टीवन हार्पर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। ये बातें कई बार कह चुकी हूँ, लेकिन दोहराने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि अधिकारों की लड़ाई को तो नारे की तरह दोहराना होता है। तो ये गलत है कि आप एक स्टूडेंट को वीज़ा अवेटिंग स्टेटस पे रखिए और तब उससे PhD की पढ़ाई करवाएं और बहुत सख्ती से पेश आए। तो मेरे सुपरवाइज़र डॉक्टर वॉरेन नेल्सन, जिन्होंने स्टे भी दिया लेकिन बहुत सख्ती से पेश आए और तमाम तरह के नियंत्रण वो करने की कोशिश करते हैं। मेरे लिए बड़ी बॉर्डर की उम्र थी, मैंने 33 में वो प्रोग्राम ज्वाइन किया था, एकदम क्रूशियल एज था मेरे लिए। बहुत समय उन्होंने मेरा ख़राब किया और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो ये कहते थे कि इतिहास की हर किताब को एक लाइन में प्रेजेंट करो, और ये संभव है, लेकिन वो एक रिडक्शन है, वो उसका एक एब्सोल्यूट मिनिमलिस्ट रिडक्शन है। और अगर आप किताब के साथ न्याय करते हैं तो कम से कम 10 वाक्य तो होना ही चाहिए, लेकिन उनका ये कहना है कि ऐसे ही करो तभी हो। और उनको ये भी लगता था कि शायद मैं घबराती हूँ और तमाम चीज़ें। और दूसरे लोग ये भी कहते थे कि और गट कि तुम अकेले चली आई एक्सपायरिंग पासपोर्ट पे कनाडा पढ़ने। बहरहाल मैं दोबारा जाना चाहती हूँ, शायद इतिहास की किताबों में उठूँगी। कहने का मतलब ये है कि जो ये कह रहे हैं कि प्राग की ऐसी कोई कहानी ही नहीं है जैसे मैं एक स्टोरी में कह, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जो ये चाहते हैं ना कि हमें एक स्टोरी में एक चीज़ बता दी जाए, वो नहीं होता। शहर के इतने चेहरे हैं, उसकी अपनी छत तो है, उसके अपने हरे गुंबद हैं और उनकी किताब है लाडली की छत और तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसको एक स्टोरी में वो नहीं किया जा सकता। तो यही वो कह रहे हैं कि मुझ में और अनेक देशों के पत्रकारों में जो इन दिनों में प्राग में जमा है, अगर कोई अंतर है तो सिर्फ इतना ही कि मैं अभी तक प्राग की नियति को किसी एक स्टोरी में नहीं घटा पाया। उन्होंने कुछ कहा, फिर वे चुप हो गई, जैसे मुझे टटोल रही हूँ। कुछ देर तक वो चुप बैठी रही, फिर लकड़ी को बेंच के सहारे टिका कर पूछा, क्या वे आएंगे? वह हमारी क्लब की बातचीत का छोर था, इसे मैं समझ गया कि वे कौन हैं। वह पुरानी कम्युनिस्ट हैं,
उनके पति कम्युनिस्ट होने के गर्व को दिल में छिपाए स्पेन में मरे थे। अगर आज सोवियत सेना का नाम न लेकर वह उसे वे के नाम से पुकारे तो आश्चर्य नहीं। उस देश का शायद कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किंतु उस देश का नाम आक्रमणकारी के रूप में लेना आज भी उतना ही कुरुचिपूर्ण लगता है जितना गिरजे के भीतर दीवार पर कोई अश्लील शब्द लिखे। ये रूस प्रेमी लोग। लेकिन मेरी स्मृतियाँ अलग हैं। मैं क्रूर होकर पूछता हूँ, आपका मतलब सोवियत सेनाओं से है? दोस्तों, जो मेरी हालत है, कभी कभी मुझे लगता है, और जो मैंने अमेरिका में नस्लवाद का दंश झेला और ये कि सोवियत सेना का मुझे बचाया, ये बुखार का मूड हो सकता है, ये बहुत कुछ हो सकता है। मेरी कविताओं कहानियों का रूसी में अनुवाद हो रहा है, उसकी खुशी हो सकती है। मेरे मित्र सोवियत हैं, उसकी खुशी हो सकती है। ये पढ़ने का एक रूहानी नज़रिया हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कि जब तक ये सब कुछ हमें रूहानी लगता है, जब तक कि सेना से हमारी मुठभेड़, क्योंकि मिलिट्री रूल इज़ अ बैड। बट आपका मतलब सोवियत सेनाओं से है, वह यह पत्रकार की निर्ममता। वे फटी फटी आंखों से मेरी ओर देखती हैं। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वे जैसे अपने से बोलती हैं, यह संभव है। किंतु हंगरी में भी वे अपने टैंक भेजने में नहीं हिचकिचाते। दोस्तों, मैं हंगरी जा रही हूँ, इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है इन बातों को पढ़ना और समझना। मैं उन्हें कुरेदता हूँ। हंगरी की बात अलग थी। उन्होंने कहा, यहाँ बिल्कुल शांति है और दुबचेक एक सही कम्युनिस्ट है। उनके शब्दों में इतना गहरा विश्वास है कि वह मेरे संशय को भी धो डालता है। इस बार जब वे मेरी ओर देखती हैं तो मुझे उनकी आंखों में एक विजय मुस्कान सी दिखाई देती है। वे फासिस्ट नहीं हैं। एक छोटे देश पर वे हिटलर की तरह हमला नहीं बोल सकते। यह उनका आखिरी तर्क था। एक दिन सहसा यह तर्क ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। इसका अनुमान उस रात न वे कर सकती थी, न उस देश के लोग। सोचता हूँ कितनी बार इतिहास अपने को दोहराता है। स्पेन, म्यूनिख और 21 अगस्त की रात हर बार हमारे तर्कों को धोखा देता हुआ वह हमें कुछ भी नहीं सिखाता। फिर से नए बैरिकेड खड़े होते हैं, नए तरह के स्वप्न, ऐसे जिनके बीच से प्राग पिछले 8 महीनों से गुजरा है। सड़क पर चलते हुए मुझे शुरू जनवरी के दिन याद हो आते हैं, जब 20 वर्षों के भ्रमों, विडंबनाओं और हत्याओं के बाद चेकोस्लोवाकिया ने एक निपट नई राह अपनाई थी। एक ऐसी राह जिस पर चलकर लेखक संघ के अध्यक्ष गोल्डशुटर के शब्दों में समाजवाद और डेमोक्रेसी दोबारा से एक साथ जुड़ सके। कौन जानता था कि सहसा एक दिन इसी राह पर उस देश के टैंक आ खड़े होंगे जो अपने को आज तक क्रांति का अग्रदूत कहता है। 21 अगस्त की सुबह प्राग, यह अंत है। रेडियो अनाउंसर की पतली कातर आवाज़ कांपती है। आप मुझे मार डालेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि काश कि यहाँ निर्मल जी ने 21 अगस्त के साथ साथ साल भी लिखा और मैं इतिहास भी चाहता हूँ। क्लैरिटी। फिर अपने प्रिय लेखक को बुखार में पढ़ना एक अलग अनुभव है। 21 अगस्त की सुबह प्राग, यह अंत है। रेडियो अनाउंसर की पतली कातर आवाज़ कांपती है। टैंकों की घड़घड़ाहट के बीच महज कुछ सिसकियाँ सुनाई देती हैं और फिर एक गहरे अंतहीन शून्य की दीवार हवा के आर पार खड़ी हो जाती है। यह अंत है। प्राग रेडियो की आखिरी घोषणा सोवियत संगीनों से छितर कर आज भी हवा में मंडराती है।
एक शांत तितली की तरह टैंकों के पहियों में रपटते हुए समूचे शहर में चक्कर लगाती है। यह अंत है। स्वतंत्र प्राग के अंतिम शब्द अंधेरी सड़क पर चलते हुए मेरे कानों में गूंजते हैं। किसका अंत? मार्क्सवाद का अंत, या उस विचारधारा का अंत जिसके प्रतीक ये टैंक हैं? प्राग की सड़कों पर लौटते हुए सहसा उस भयानक घड़ी का स्मरण दिलाते हुए जब 30 वर्ष पहले हिटलर की सेना इसी तरह अचानक बिना चेतावनी दिए इस छोटे किंतु अत्यंत सुसंस्कृत देश को रौंदने आई थी। अजीब विडंबना है कि चेकोस्लोवाकिया की विकसित प्रजातांत्रिक परंपरा जिस तरह एक ज़माने में हिटलर को कांटे की तरह चुभती थी, आज वही परंपरा सोवियत नेताओं के लिए असह्य बन गई है। किसका अंत? उस एक रोशनी का जो कुछ महीने पहले इस देश में कम्युनिज्म को मानवीय रूप देने के लिए चमकी थी। ये बहुत कुछ मैंने इससे पहले वाले हिस्से में पढ़ा है कि प्राग चेकोस्लोवाकिया का कम्युनिज्म अलग था बाकी के strict communist Eastern blocs. It was a liberal view of communism and Marxism. उसमें कुछ शिकायतों की गुंजाइश थी, उसमें कुछ उल्लंघनों की गुंजाइश थी। एक कमज़ोर और धीमी लौ किंतु इतनी प्रखर ज़रूर कि दुनिया की निगाहें अपनी तरफ खींच ले, इतनी साफ और चमकीली ज़रूर जो मार्क्सवाद को दोबारा से अपनी खोई हुई जड़ों को पहचानने में मदद कर सके। बहुत ज़रूरी है मार्क्सवाद का ये लिबरल एनलाइटेंड क्रिटिक, बहुत ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब मार्क्सवादी हैं, है ना। लेकिन यही मेरे साथ, मैं क्यों इसको इतना पढ़ रही हूँ धर्म ग्रंथ की तरह कि हर बार जब मैं दुखी होती हूँ, बहुत परेशान, तो निर्मल जी मुझे बचा लेंगे। वो इसलिए क्योंकि कविता में भी यही संघर्ष है कि जब तक हम हर प्राकृतिक सौंदर्य को उस सरोकार के अधीन नहीं कर देते जो कि एकदम निचले तबके के व्यक्ति के संघर्ष का सरोकार है, जिसके उलट ही संदेश हमें प्रकृति कोरोना के रूप में भेज रही है, तब तक हमारी कविता मुकम्मल नहीं होती। आज बाज़ार दो तरह का है हिंदी कविता का। मुझे ये सब अलग से नोट करके कहीं लिखना चाहिए, लेकिन इतना बिखराव हो जाता है बातों का इधर से उधर की, जो भी हो, कि या तो आपकी कविता बिल्कुल दैहिक मांसल प्रेम के स्त्री विमर्श की हो, मध्यवर्गीय है तो, और नहीं तो वो एकदम उन लोगों की हो जो तो जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और दुखद है, और हम सब चाहते हैं वही बात कहना, हम उसी बात को कह रहे हैं, चाहे हम ऐसे कहें या ऐसे कहें, हम कह वही रहे हैं कि हर व्यक्ति को के पास ये सुविधा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बारिश को एंजॉय करने की क्षमता तो सबके पास है। उस बच्चे के पास भी है जो यहाँ मेरे घर के सामने मड़ैया में रहता है और कूद कूद कर उसमें गड़ई मछली का बच्चा पकड़ता है और जिससे मेरा संवाद होता है, उस बच्चे के पास भी है। लेकिन वही बच्चा हर वक्त मेरी कविता का नायक हो और मैं नायिका नहीं क्यों, है ना। तो मार्क्सवाद का ये क्रिटिक है और मार्क्सिस्ट दृष्टि का, और इसलिए निर्मल जी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं अगर कभी सिलेबस के लिए मुझे रिकमेंडेशन करने का मौका मिले तो मैं इसको सिलेबस में लगा दूँ। चीड़ों पर चाँदनी तब बीए में सिलेबस में थी जब मैं इतिहास ऑनर्स में पढ़ती थी। हिंदी ऑनर्स की मेरी रूममेट थी, उसके कोर्स में चीड़ों पर चाँदनी थी, वो भी है, पता नहीं कहाँ है। इस कमज़ोर और मध्यम रोशनी का स्वागत सार्त्र से लेकर अर्नेस्ट फिशर तक, इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी के वामपंथी नेताओं तक ने किया था। पिछले वर्षों में समाजवादी देशों में मार्क्सवादी दर्शन को जिस भयानक ढंग से विकृत और खोखला कर दिया था, प्राग का यह नया आंदोलन
उसमें नवजीवन फूंकने का एक सर्वथा अनूठा प्रयोग था। यह रोशनी उस विराट समाजवादी देश को आतंकित कर देगी जिसे दुनिया की उत्पीड़ित जनता अब तक मानवीयता का प्रकाश स्तंभ मानती आई थी, जिससे बढ़कर इतिहास का क्रूर व्यंग्य और क्या हो सकता है। यह व्यंग्य एक दुस्वप्न की तरह भयानक हो सकता है। इसका अनुभव प्राग की सड़कों पर रोती हुई औरतों को देखकर लगाया जा सकता है, किंतु सबसे भयंकर स्थिति उन सोवियत सैनिकों की है जो टैंकों पर बैठे हुए बदहवास निगाहों से चेक जनता के विरोध प्रदर्शन को देख रहे हैं। हर जगह रूसी गो होम के नारे दिखाई देते हैं, जबकि उनके नेताओं ने उनसे कहा था कि वे इस देश को साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्ति दिलाने जा रहे हैं। कहाँ हैं वे साम्राज्यवादी शक्तियाँ? कहाँ हैं वे क्रांति विछोही लोग जो चेकोस्लोवाकिया में पनप रहे हैं? वर्षों पहले इन्हीं प्राग वासियों ने आंसुओं और फूलों से सोवियत सेना का स्वागत किया था। फासिज्म से चेकोस्लोवाकिया को मुक्त करवाने में जिन रूसी सैनिकों ने अपने प्राण दिए थे, उनकी कब्रें इन टैंकों की मूक गवाह हैं जो आज प्राग को मुक्त करवाने आए हैं। सोचता हूँ राजनीति कितने चुपके से एब्सर्ड नाटक से भी अधिक तर्कहीन हो सकती है। प्राग में घूमते हुए सोवियत सिपाही हर तर्क, हर समझदारी, हर मानवीय बोध से परे हैं। उन्हें यहाँ किसी ने नहीं बुलाया, जबकि सोवियत प्रेस में बराबर यह कहा जा रहा है कि वे चेकोस्लोवाकिया में समाजवाद की रक्षा करने का। जिस समाजवाद की रक्षा टैंकों और संगीनों के बल पर की जाए, उसे समाजवाद कहना भाषा का बलात्कार करना है। ऐसे ही बलात्कार मुद्दत पहले गोएबल्स ने किया था। उसकी सेनाएं भी हर देश को यहूदियों और कम्युनिस्टों से मुक्त करवाने आई थी ताकि यूरोपीय संस्कृति की रक्षा की जा सके। आज प्राग में सोवियत सेनाओं को देखकर लगता है कि हिटलर का जितना संबंध यूरोपीय संस्कृति से था, उतना ही संबंध इन सेनाओं का समाजवाद से है। अचरज तो सिर्फ इस चीज़ पर होता है कि सोवियत सेनाओं को अपनी भाषा और बहानों पर भी पूरा विश्वास है। उन्हें अपने आक्रमण को सही सिद्ध करने के लिए गोएबल्स की ही भाषा और तर्कों का सहारा लेना पड़ेगा। यह चीज़ हास्यास्पद उतनी नहीं जितनी दयनीय लगती है। हिटलर के तर्क एक दिन सोवियत संघ के कवच बनेंगे। आज प्राग इसका साक्षी है। यह कैसी विडंबना है कि जिस समाजवाद की रक्षा करने वे आए हैं, आज उसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि चेकोस्लोवाकिया के उत्कृष्ट कम्युनिस्ट कवि, लेखक और पत्रकार मोर्चा बांधकर उनके खिलाफ खड़े। तो दोस्तों, क्या दिलचस्प वर्णन है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आर्मी का टैंक सीधा आपके दिल की गली में घुस गया। मैं यही विराम देती हूँ और जल्दी अपनी लंबी टिप्पणियों के साथ फिर मिलेंगे। मैं यूरोपीय इतिहास की छात्रा हूँ और इसलिए इन पर इसकी एक हिस्टोरिकल एनालिसिस भी आपको और प्रस्तुत करूँगी एकदम अंत में। लेकिन फ़िलहाल यही कम्युनिस्ट कवियों पर विराम देते हैं और लेखकों और पत्रकारों पर भी, और फिर जल्दी मिलते हैं। मुझे सुनने के लिए आभार आपका। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करो दोस्तों।